हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है आदिल अमान सुमरो और आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टडी करेंगे जिसको हम फिज़िक्स बोलते हैं। तो फिज़िक्स को स्टार्ट करने से पहले हम शुरुआत से बेसिक से इसको स्टार्ट करते हैं साइंस से। तो जैसा कि हमें पता है कि जो वर्ड साइंस है ये एक लैटिन वर्ड साइंसिया से लिया गया है, जिसकी मतलब क्या होता है, ये नॉलेज होती है। मतलब साइंस का मतलब क्या होता है, नॉलेज होता है। और नॉलेज किसको कहते हैं, बेसिकली इंफॉर्मेशन को हम बेसिकली क्या कहते हैं, नॉलेज। और नॉलेज ही बेसिकली क्या होती है, साइंस होती है। तो नॉलेज बेसिकली दो किस्म की होती है। एक ऐसी नॉलेज होती है जिसमें सीक्वेंस होता है। फॉर एग्जांपल, हम जब भी मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें पहले काउंटिंग पढ़ते हैं 1 2 3 4 5। उसके बाद में उस जो डिजिट्स होते हैं उसको कंबाइन करते हैं, एडिशन, उसको एक दूसरे से सब्ट्रैक्शन करते हैं, डिवीजन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। उसके बाद स्क्वायर सीखते हैं, उसके बाद स्क्वायर रूट सीखते हैं, ब्रैकेट को निकालना सीखते हैं। तो ये हम नॉलेज इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं, पर सीक्वेंस वाइज। ये सीक्वेंस वाइज जो इंफॉर्मेशन हम हासिल करते हैं, इस सीक्वेंस वाली नॉलेज को हम क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक नॉलेज बोलते हैं। और ऐसी नॉलेज जिसमें इंफॉर्मेशन तो हो पर कोई सीक्वेंस ना हो, ऐसी नॉलेज को हम नॉन सिस्टमेटिक नॉलेज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जब भी हम दोस्त आपस में बैठते हैं, किसी भी टॉपिक पर हम बात करते हैं पर उसमें कोई भी सीक्वेंस नहीं होता। उसके अलावा हम दुनिया में न्यूज़ पढ़ते हैं, न्यूज़ एक दो दिन की पढ़ी, दूसरे दिन की पढ़ी, पर उसमें कोई भी सीक्वेंस नहीं होता। तो ये भी इंफॉर्मेशन हम हासिल कर रहे हैं पर इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है। ऐसी नॉन सीक्वेंस कंटेनिंग इंफॉर्मेशन को हम नॉन सिस्टमेटिक नॉलेज बोलते हैं। तो बेसिकली साइंस जो है ये एक नॉलेज है, पर ऐसी नॉलेज है जो हम सीक्वेंस वाइज हासिल करते हैं, इसलिए हम साइंस को सिस्टमेटिक नॉलेज बोलते हैं। यानी साइंस लैटिन वर्ड साइंसिया से लिया गया है, जिसका मतलब है नॉलेज। पर कौन सी नॉलेज, सिस्टमेटिक नॉलेज, वो नॉलेज जो सीक्वेंस से हासिल की जाए। अब ये सिस्टमेटिक नॉलेज जिसको हम साइंस कह रहे हैं, हमें ऐसे आपते नहीं होगी। इसके लिए हम दो स्टेप अप्लाई करते हैं। पहला स्टेप होता है जिसमें हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम चीज़ों को देखते हैं, देखें, उसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। और ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में जो हम नॉलेज ऑब्टेन की है उसको अपने हैंड से प्रूव करें कि ये नॉलेज करेक्ट है या इनकरेक्ट है, हमारी ऑब्जर्वेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो ये 2 स्टेप्स होते हैं, जिसमें पहला स्टेप में हम नॉलेज ऑब्टेन करते हैं सीक्वेंस वाइज, वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है उसको चेक करते हैं, किससे, एक्सपेरिमेंट से। इन 2 स्टेप से जो सीक्वेंस वाइज नॉलेज, सिस्टमेटिक नॉलेज ऑब्टेन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि ये 2 स्टेप है, पहला स्टेप कौन सा होगा, दूसरा स्टेप कौन सा होगा। ज़ाहिरा, जब भी हम नॉलेज ऑब्टेन करते हैं तो हम पहले चीज़ों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। यानी चीज़ों को देखकर हम सीक्वेंस वाइज इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। यानी पहला स्टेप कौन सा परफॉर्म करते हैं, ऑब्जर्वेशन। जब हमें नॉलेज ऑब्टेन हो जाती है, उस नॉलेज को अपने हैंड से परफॉर्म करके हम उसको प्रूव करते हैं। यानी उसके बाद क्या परफॉर्म करते हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक मोटर मैकेनिक है, वो मोटर को ठीक कर रहा है। ज़ाहिरा, वो अपने हाथों से मोटर को ठीक कर रहा है, यानी वो क्या परफॉर्म कर रहा है, एक्सपेरिमेंट। पर इससे पहले जब वो मोटर मैकेनिक नहीं था, वो अपने टीचर से सीख रहा था, टीचर को ऑब्जर्व कर रहा था कि कैसे वो मोटर को ठीक कर रहा है। यानी जो जो भी कोई चीज़ होती है, जो भी आदमी होता है, अगर वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो पहले उसको क्या करनी पड़ेगी, ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी। तो ऑब्जर्वेशन से सीक्वेंस वाइज नॉलेज ऑब्टेन होगी। उसके बाद हम उस सीक्वेंस वाली नॉलेज को अपने हैंड से परफॉर्म करके चेक करेंगे कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ऐसी नॉलेज, ऐसी सिस्टमेटिक नॉलेज जो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन से, और उसको प्रूव करें थ्रू एक्सपेरिमेंट। यानी ऐसी नॉलेज जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से ऑब्टेन हो, ऐसी सिस्टमेटिक नॉलेज को हम क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने देखा कि मेरा टीचर जो है वो मुझे मुझे समझा रहा है कि जब भी हम कोई भी रिएक्शन करवाते हैं तो सब्सटेंस को मिलाते हैं तो एक प्रोडक्ट बनता है। ये मैंने ऑब्जर्व किया टीचर से। उसके बाद मैंने यही एक्सपेरिमेंट, यही चीज़ें अपने हाथों से रिएक्टेंट को कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाए। मैंने देखा कि वही प्रोडक्ट आ रही है, तो मैंने देखा कि मेरा ऑब्जर्वेशन क्या था,
करेक्ट था। तो ये मुझे सीक्वेंस वाइज नॉलेज ऑब्टेन हुई, उसको करेक्ट किया किससे मैंने, एक्सपेरिमेंट से। तो ये सिस्टमेटिक नॉलेज जो हमें ऑब्टेन हो रही है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से, इसको हम क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट हमने इंक्रीज किए, ये साइंस का नॉलेज क्या हुआ, सिस्टमेटिक नॉलेज इंक्रीज हुआ। तो नॉलेज दो किस्म की हमने देखी, जो हमने साइंस में देखी, दो किस्म की नॉलेज हमको ऑब्जर्व हुई। तो दो किस्म की नॉलेज हमने देखी, एक ऐसी नॉलेज थी जो लिविंग मैटर और नॉन लिविंग के बारे में हमें बता रही थी, ऐसी नॉलेज जो लिविंग मैटर और नॉन लिविंग मैटर को बता रही है वो अलग है। उसके अलावा एक ऐसी नॉलेज हमने देखी जो लिविंग मैटर और नॉन लिविंग मैटर के अलावा हमें बता रही है, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी और उसके अलावा लिटरेचर। तो इसलिए हमने साइंस के दो ब्रांचेस बनाई, ऐसी ब्रांच साइंस की जिसमें हम लिविंग मैटर और नॉन लिविंग मैटर की स्टडी कर सकें, ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल साइंस। और ऐसी ब्रांच साइंस की जिसमें हम लिविंग मैटर और नॉन लिविंग मैटर के अलावा स्टडी करें चीज़ों की, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, लिटरेचर, इस ब्रांच ऑफ साइंस को हम क्या बोलते हैं, सोशल साइंस बोलते हैं। उसके अलावा हमने देखा कि नेचुरल साइंस में हम जैसा कि लिविंग मैटर और नॉन लिविंग मैटर दोनों की स्टडी करते हैं, तो लिविंग मैटर अलग होता है, नॉन लिविंग मैटर अलग होता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होती हैं। इसलिए हमने नेचुरल साइंस की भी दो ब्रांचेस बनाई, ऐसी ब्रांच नेचुरल साइंस की जिसमें हम लिविंग मैटर यानी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करें, ऐसी ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल साइंस। और ऐसी ब्रांच नेचुरल साइंस की जिसमें हम स्टडी करें नॉन लिविंग मैटर की, उस ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल साइंस बोलते हैं। तो लिविंग मैटर हमने देखे, उसकी स्टडी क्या थी, बायोलॉजिकल साइंस। और लिविंग मैटर हमने नेचर में देखे कि तीन किस्म के होते हैं, ऐसा लिविंग मैटर जो एनिमल हो वो अलग है, प्लांट अलग होते हैं, और हम जिस ऑर्गेनिज्म को नहीं देख सकते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो अलग होते हैं। इसलिए हमने बायोलॉजिकल साइंस की तीन ब्रांचेस बनाई, ऐसी ब्रांच बायोलॉजिकल साइंस की जिसमें हम प्लांट्स स्टडी कर सके उसको हम क्या बोलते हैं, बॉटनी। जिसमें हम एनिमल्स स्टडी करें उसको हम क्या बोलते हैं, जूलॉजी। और जिसमें हम स्मॉल ऑर्गेनिज्म स्टडी करें उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। ये तीन ब्रांचेस हैं जिसमें लिविंग मैटर स्टडी करते हैं, इसलिए ये तीन ब्रांचेस किसकी है, बायोलॉजिकल साइंस की है। उसके अलावा एक और ब्रांच होती है नेचुरल साइंस की जिसमें हम नॉन लिविंग मैटर की स्टडी करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल साइंस बोलते हैं। तो फिजिकल साइंस में हम नॉन लिविंग मैटर की स्टडी करेंगे। अगर हम नॉन लिविंग मैटर के कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं तो ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस को हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। और ऐसी ब्रांच फिजिकल साइंस की जिसमें हम मैटर की तो स्टडी करें, नॉन लिविंग मैटर की स्टडी करें, वो किससे कंपोज हो रहा है, कौन से पार्टिकल को कंपोज कर रहे हैं, कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व हैं उसको कंपोज करने में। और उसके अलावा एनर्जी, मैटर में एनर्जी और मैटर का कौन सा रिलेशन है, इसको स्टडी करें। ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस को हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। जिसमें मैटर की स्टडी करें वो सिर्फ केमिस्ट्री, जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों की स्टडी करें उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। जैसा कि हमें मैटर के अंदर पार्टिकल कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके अलावा एनर्जी का अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस कैलकुलेशन के लिए, मैटर और एनर्जी कैलकुलेशन के लिए एक नई ब्रांच फिजिकल साइंस की बनाई गई जिसको हम क्या बोलते हैं, मैथमेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो साइंस में हम स्टडी करेंगे सिस्टमेटिक नॉलेज जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से ऑब्टेन हो, उसकी कितनी ब्रांचेस हैं, दो, एक सोशल साइंस और दूसरी नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस की कितनी ब्रांचेस है, बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस की तीन ब्रांचेस है, बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। फिजिकल साइंस की भी कितनी ब्रांचेस है, तीन ब्रांचेस हैं, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। तो अभी हम स्टडी कर रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट कौन सा स्टडी करते हैं, अब फिजिक्स स्टडी करते हैं। तो फिजिक्स बेसिकली ये एक ग्रीक वर्ड फिजिकोस से या फिजिक्स से लिया गया है जिसका मतलब है नेचर। यानी फिजिक्स जो है ब्रांच है फिजिकल साइंस की, पर ये वर्ड फिजिक्स कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड कौन से लिया गया है, फिजिकोस या फिजिक्स से लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है, नेचर। यानी फिजिक्स एक फिजिकल साइंस की ब्रांच होती है जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, बेसिकली नेचर की स्टडी करते हैं। हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं मौजूद हैं ये कलेक्टिवली हमारा क्या बनाती हैं, नेचर बनाती हैं। तो हमने देखा कि नेचर में दो चीज़ें मौजूद हैं। एक मौजूद है ऐसी चीज़ जिसके पास मास है, वॉल्यूम है और फिक्स्ड शेप भी कभी कभी रहती है। ऐसी नेचर के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, मैटर। और ऐसा पार्ट नेचर का जिसमें ना मास हो, ना वेट हो, ना वॉल्यूम हो, ना ही कोई किस्म की शेप मौजूद हो, ऐसी नेचर के पार्ट को हम क्या बोलते हैं,
एनर्जी बोलते हैं। तो नेचर बेसिकली कंपोज होता है दो चीजों का, एक मैटर होता है और दूसरी क्या होती है, एनर्जी होती है। अगर हम मैटर को देखें तो ये ऐसा पार्ट होता है नेचर का जिसके पास मास होता है, जो स्पेस को कवर करता है, वेट रखता है और कभी कभी इसके पास शेप भी होती है। इस पार्ट ऑफ नेचर को मैटर कहेंगे। जिसके पास मास, वेट, शेप या वॉल्यूम नहीं हो उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। तो हम देखें अगर ये मैटर है, ये मैटर बेसिकली हमने पढ़ा था केमिस्ट्री में, वो कंपोज हुआ होता है एक इस्तेमाल पार्टिकल से जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल कंपोज हुआ होता है एक पार्टिकल का जिसको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। एटम कंबाइन हुए क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कंबाइन हुए क्या बनाते हैं, मैटर बनाते हैं। तो मैटर को कंपोज करने में ये पार्टिकल होते हैं और पार्टिकल जरूर कंबाइन होना चाहिए अपने आप से। और कंबाइन करने के लिए एक फोर्स जरूरत, एक एजेंट की जरूरत होती है जो चीजों को कंबाइन या दूर करता है। ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। तो इसमें भी फोर्स इन्वॉल्व है, पर ये चीजों को क्या कर रहा है, कंबाइन। ऐसे फोर्स को अट्रैक्टिव फोर्स बोलते हैं। और जो अट्रैक्टिव फोर्स इन्हें पार्टिकल को कंबाइन करके मैटर बना रहे, इसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। तो बॉन्ड हमने देखा कि दो किस्म का होता है कि एटम के बीच में लगता है तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल। और दूसरा मॉलिक्यूल के बीच में लगता है तो क्या बनता है, मैटर बनता है। तो इसलिए बॉन्ड के दो किस्म होते हैं, फोर्स के दो किस्म होते हैं। अट्रैक्टिव फोर्स के ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स जो एटम को कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाए उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल फोर्स। और उसके अलावा ऐसा फोर्स जो मॉलिक्यूल को कंबाइन करके किसको बनाए, मैटर को, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल फोर्स बोलते हैं। मतलब ये जो पार्ट होता है नेचर का, मैटर, इसके पास मास, वॉल्यूम और उसके अलावा फिक्स्ड शेप कभी कभी होती है। ये कंपोज होता है एक तो पार्टिकल से और दूसरा फोर्सेस से। अगर फोर्सेस नहीं होते तो मैटर भी नहीं होता। ठीक है, तो ये मैटर कंपोज होता है ये पार्टिकल और किससे, फोर्सेस से। जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो कौन होता है, एक एटम होता है। अगर हम एटम को देखें तो एटम के दो पार्ट होते हैं। एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसमें प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और न्यूट्रल पार्टिकल, न्यूट्रॉन रहते हैं। और सराउंडिंग वाला जो पार्ट होता है न्यूक्लियस का, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। जिसमें कौन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होती है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होती है। चार्जेस हम आगे चल के स्टडी करेंगे। इस चार्जेस के कारण एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो होता है इस न्यूक्लियस के आसपास क्या करता है, रिवॉल्व करता रहता है। मतलब कि ये जो एटम के अंदर ये भी पार्टिकल मौजूद हैं, ये भी एक दूसरे के साथ रहते हैं। किसके जरिए, फोर्स के जरिए। ठीक है, ये फोर्स के जरिए रहते हैं। ये जैसा कि फोर्सेस एटम के अंदर लग रहे हैं, इसलिए हम इसको इंट्रा एटॉमिक फोर्सेस बोलते हैं। इंट्रा एटॉमिक फोर्सेस बोलते हैं। ये इंट्रा एटॉमिक फोर्सेस है जिसकी वजह से एटम के अंदर ये पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहे हैं और ये एटम के बाहर फोर्स लग रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटर एटॉमिक फोर्सेस बोलते हैं। तो बेसिकली मैटर को कंपोज करने के लिए दो किस्म के फोर्सेस होते हैं, एक इंटर एटॉमिक और इंट्रा एटॉमिक। इंट्रा एटॉमिक फोर्सेस ये पार्टिकल के बीच में लगते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, जिससे ये क्या कंपोज होता है, एटम। और एटम के बीच में फोर्स लगता है इंटर एटॉमिक फोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल फोर्स। उसके बाद में मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल फोर्स बोलते हैं। जो पार्ट होता है नेचर का, ये कंपोज हुआ होता है एक पार्टिकल से, दूसरा फोर्सेस से। फोर्सेस कितने इन्वॉल्व, पार्टिकल तीन किस्म के इन्वॉल्व होते हैं। एक एटम के अंदर पार्टिकल मौजूद होते हैं, ये एक किस्म के पार्टिकल होते हैं। उसके अलावा दूसरे पार्टिकल कौन से होते हैं, ये खुद एटम और दूसरे क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं। ये तीन किस्म के ये पार्टिकल होते हैं, एटम, मॉलिक्यूल। एटम के अंदर ये पार्टिकल मौजूद होते हैं और ये मौजूद होते हैं एटम के अंदर ड्यू टू फोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा एटॉमिक फोर्स। उसके अलावा एटम के बीच में फोर्स लगता है जिसको हम केमिकल फोर्स बोलते हैं, जो इंटर एटॉमिक फोर्स होता है, जिससे मॉलिक्यूल बनते हैं और मॉलिक्यूल कंबाइन होकर मैटर बनाते हैं, जिसको हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स या क्या बोलते हैं, फिजिकल फोर्स बोलते हैं। ये जो पार्ट होता है नेचर का, ये कंपोज हुआ होता है पार्टिकल से और फोर्सेस से। फोर्स कितने तरह के लगते हैं, तीन तरह के। एक इंट्रा एटॉमिक फोर्स, जैसे एक एटम बनता है, और दूसरा इंटर एटॉमिक फोर्स यानी केमिकल फोर्स, जैसे क्या बनता है, मॉलिक्यूल। और तीसरा एक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, जिसको हम फिजिकल फोर्स बोलते हैं, जिससे क्या बनता है, मैटर बनता है। तो ये पार्ट होता है नेचर का जो कंपोज हुआ होता है पार्टिकल से और तीन किस्म के फोर्सेस से। उसके अलावा ये जो मैटर होता है, इसके एक्सटर्नली भी क्या लगते हैं,
नेचर में हम एक्सटर्नली भी इसके मैटर को क्या अप्लाई कर सकते हैं, फोर्सेस अप्लाई कर सकते हैं। तो मैटर अगर अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता तो कहेंगे तो वो किस में है, रेस्ट में है। अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये मैटर क्या करेगा, अपनी पोजीशन चेंज करेगा, यानी किस में आएगा, मोशन में आएगा। ये जो फोर्सेस हम एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हैं, ये इसको हम एक्सटर्नल या अप्लाइड फोर्स बोलते हैं। ये अप्लाइड फोर्स क्या करवाते हैं, इसके अंदर मोशन को कास्ट करवाते हैं या मोशन को क्या करवाते हैं, स्टॉप करवाते हैं। मतलब कि नेचर के अंदर ये मैटर होता है जिसके पास फिक्स्ड वॉल्यूम, मास और कभी कभी शेप होती है। ये कंपोज हुआ होता है इंटरनली ये पार्टिकल से, और इंटरनली कितने फोर्सेस से, 3 फोर्सेस से। एक्सटर्नली हम उसको क्या अप्लाई कर सकते हैं, फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, जिससे वो या तो रेस्ट में आएगा या तो किस में आएगा, मोशन में आएगा। उसके अलावा अगर हम देखें कि ये जो पार्टिकल होते हैं, मॉलिक्यूल, जो फिजिकल फोर्स से कंबाइन होकर मैटर बनाते हैं, जिसमें मॉलिक्यूल के अंदर क्या मौजूद है, एटम, और एटम के आउटर पार्ट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो स्मॉल मॉलिक्यूल अरेंज होते हैं फिजिकल फोर्स के जरिए। तो जैसा कि ये मॉलिक्यूल बेसिकली एटम के कंसिस्ट होते हैं, एटम के आउटर पार्ट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो जब भी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल की अट्रैक्शन की वजह से सामने आता है, सेम चार्जेस होने के लिए एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल। जब रिपेल करते हैं तो ये क्या करता है, मॉलिक्यूल रेस्ट में नहीं रहता मैटर के अंदर, वो भी किस में रहता है, मोशन में रहता है। ठीक है। तो मैटर के अंदर ये पार्टिकल होते हैं और 3 फोर्सेस होते हैं जो मैटर को कंपोज करते हैं। ये 3 फोर्सेस अट्रैक्टिव तो रखते हैं, पर रिपल्शन के जरिए कुछ फोर्सेस लगते हैं, जैसे वो ये पार्टिकल को क्या करवाते हैं, कंटिन्यूसली मोशन में रखते हैं। यानी मैटर के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो कभी रेस्ट में नहीं होते ड्यू टू मोशन। मोशन किस लिए होता है, ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स। उसके अलावा एक्सटर्नली भी हम इसको क्या अप्लाई कर सकते हैं, फोर्सेस अप्लाई कर सकते हैं। वो फोर्सेस क्या करेंगे, इस मैटर को रेस्ट से मोशन में किससे लाएंगे, रेस्ट में लाएंगे। उसके अलावा दूसरा पार्ट होता है नेचर का, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। अब एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। वो चीज जिसमें हम वर्क परफॉर्म कर सकें उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। अगर ये वर्क परफॉर्म कर रहे हैं ड्यूरिंग मोशन तो ऐसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। अगर वर्क परफॉर्म करके हम किसी पोजीशन पे आते हैं, उस वहां पर जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो ये 2 किस्म की एनर्जी हमारे नेचर में होती है, या तो रेस्ट पे होगी जिसको पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, या तो मोशन में होगी जिसको हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। तो मैटर को जब भी मैटर रेस्ट में होता है तो उसके पास क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। जब भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो मैटर मोशन में आता है तो वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। उसके अलावा मैटर के अंदर देखें कि ये पार्टिकल भी किस में होते हैं, मोशन में होते हैं, यानी वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं मूविंग का, यानी उसके पास भी क्या होती है, मोशन के दौरान काइनेटिक एनर्जी होती है। उसके अलावा जब ये पार्टिकल एक दूसरे से सामने आ जाते हैं, रिपल्सिव फोर्स लगते हैं, कि कोई ऐसी पॉइंट होती है जहां तक ये पार्टिकल मॉलिक्यूल इस पार्टिकल के सामने आ रहा है। अगर आएगा तो ये पार्टिकल के मॉलिक्यूल के एटम के आउटर मोस्ट पार्ट में क्या मौजूद है, इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगर रिपेल करेगा तो ये मॉलिक्यूल किसी ना किसी पॉइंट पर रुकेगा। जिस पॉइंट पर रुकेगा उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। यानी इसका मतलब है कि मैटर के अंदर ये जो पार्टिकल हैं और ये 3 फोर्सेस हैं जो मैटर को कंपोज कर रहे हैं, इसमें मैटर को कंपोज तो कर रहे हैं, पर इसमें जो रिपल्सिव फोर्स लगता है वो रिपल्सिव फोर्स क्या करवाता है, मोशन। और रिपल्सिव फोर्स के कारण ही क्या आती है, रेस्ट आती है। इसलिए मैटर के अंदर एनर्जीज भी होती हैं। कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कि ये फिजिक्स जो होती है इसमें हम नेचर की स्टडी करते हैं। नेचर में क्या स्टडी करते हैं, मैटर में हम क्या स्टडी करते हैं, मैटर किससे कंपोज हुआ होता है, कौन से पार्टिकल इसको कंपोज करते हैं, कौन से फोर्सेस इसको कंपोज करते हैं, और एक्सटर्नली कौन से फोर्सेस अप्लाइड होते हैं, इसमें क्या करवाते हैं, रेस्ट करवाते हैं या मोशन करवाते हैं। उसके अलावा हम स्टडी करते हैं क्या, एनर्जी क्या होती है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। एक्सटर्नली भी हम एनर्जी मेजर कर सकते हैं, पर इंटरनली मैटर के पास ऑलवेज एनर्जीज होती हैं। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू रेस्ट। ये दोनों किस्म की एनर्जी होती हैं। तो ऐसी ब्रांच फिजिकल साइंस की जिसमें हम नेचर की स्टडी करें, नेचर में मैटर और एनर्जी की स्टडी करें, मैटर की प्रॉपर्टीज स्टडी करें, एनर्जी की प्रॉपर्टीज स्टडी करें। मैटर का रिलेशन किससे पढ़ें, एनर्जी से पढ़ें,
ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस को हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स में हम क्या की स्टडी करेंगे, नेचर की। नेचर में क्या स्टडी करेंगे, मैटर की प्रॉपर्टीज, फोर्सेस, पार्टिकल्स के बारे में, एनर्जी के कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके टाइप्स के बारे में, एनर्जी का मैटर के साथ कौन सा रिलेशन है। अगर एनर्जी नहीं होगी, ये दोनों एनर्जीज नहीं होंगे तो ये फोर्सेस भी नहीं होंगे, फोर्सेस नहीं होंगे तो मैटर भी कंपोज नहीं हो सकेगा। मतलब जहां मैटर होगा वहां क्या होगी, एनर्जी हो, यानी एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, मैटर में। इस प्रोसेस को मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी या पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। उसके अलावा हमने नेचर में आगे चल के हम और फिनोमेना स्टडी करेंगे जिसमें मैटर को किस में कन्वर्ट करते हैं, एनर्जी में। कब कन्वर्ट कर सकते हैं, जब उसको लाइट की स्पीड से मूव कराएं। ये इक्वेशन है आइंस्टाइन की, जिसको हम E=mc² बोलते हैं। ये इक्वेशन हमें बताती है जब भी हम मास को स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर के बराबर मूव कराएंगे तो ये मैटर जो होता है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी मैटर किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में। इस प्रोसेस को एनिहिलेशन ऑफ मैटर बोलते हैं, जो हम किससे पढ़ते हैं, इस इक्वेशन से, E=mc²। तो हमने देखा कि फिजिकल साइंस में की ब्रांच है फिजिक्स, जिसमें हम नेचर की स्टडी करते हैं। नेचर में मैटर और किसकी स्टडी करते हैं, एनर्जी की। मैटर की कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करते हैं, फोर्सेस स्टडी करते हैं, इंटरनल और आउटर। और एनर्जी की स्टडी करते हैं, एनर्जी क्या होती है, किसने किस्म की होती है, एनर्जी का मैटर के साथ कौन सा रिलेशन होता है, और एनर्जी और मैटर की हम इंटर कन्वर्शन कर सकते हैं। ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस को हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस जिसमें हम नेचर की स्टडी करें। नेचर की स्टडी में क्या स्टडी करें, मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टिकल, फोर्सेस, इंटरनल और एक्सटर्नल, एनर्जी, उसके किस्म, एनर्जी का रिलेशन मैटर से, और उनकी इंटर कन्वर्शन पढ़ें। इस ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस को हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स में हम नेचर की स्टडी करेंगे। नेचर में मैटर होता, एनर्जी होगा, मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टिकल, फोर्सेस, एनर्जी पढ़ेंगे, उसके किस्म, रिलेशन और इंटर कन्वर्शन पढ़ेंगे। पर ऐसे हम नहीं पढ़ेंगे, इसमें हम सर्टेन लॉज अप्लाई करके इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। जैसा कि एक लॉ है जिसमें हम पढ़ते हैं कि ये जो फोर्सेस लग रहे हैं पार्टिकल के बीच में, ये फोर्सेस लगते हैं मैटर के बीच में ड्यू टू इट्स मास। ऐसे इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये लॉ बोलता है कि दुनिया में एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है ड्यू टू इट्स मास। ऐसी लॉ को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसके बेसिस पे हम प्लैनेट्स का क्या पढ़ेंगे, मोशन पढ़ेंगे। उसके अलावा ये पार्टिकल के बीच में जो चार्जेस के वजह से जो फोर्स लग रहा है, इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, कूलम्स लॉ बोलते हैं। मतलब उसके अलावा और एनर्जी जो होती है, ये दो एनर्जी होती हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है, डिस्ट्रॉय नहीं होती। इस लॉ को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। मतलब कि फिजिकल साइंस की जो फिजिक्स है, इसमें हम नेचर की स्टडी करेंगे, मैटर, एनर्जी की स्टडी करेंगे, उसका रिलेशन और इंटर कन्वर्शन पढ़ेंगे, पर सर्टेन लॉज के बेसिस पे। ऐसी ब्रांच फिजिकल साइंस की जिसमें हम नेचर की स्टडी करें, उसके लॉज के बेसिस पे, इस ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस को हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स में जस्ट हम इतना स्टडी करेंगे कि नेचर क्या होती है, नेचर में मैटर और एनर्जी क्या होते हैं, उनका रिलेशन कौन होता है, इंटर कन्वर्शन क्या होती है, कैसे होती है, और कौन से लॉज के बेसिस पे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ऐसे स्टडी ऑफ नेचर विथ इट्स लॉज को हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई फिजिस्ट या साइंटिस्ट नेचर में कोई नया फिनोमेना देखता है, उस नया फिनोमेना को देखकर हमें मैटर और एनर्जी का रिलेशन और इसकी इंटर कन्वर्शन बताता है, या मैटर के कुछ फिनोमेना जब भी हम नहीं देखते हैं नेचर में, तो उसको हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो उसको एक्सप्लेन करते हैं हम एक मेथड से। उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक मेथड। ऐसा मेथड जिसमें नेचर में छुपे हुए नेचुरल फिनोमेना को हम एक्सप्लेन करें, ऐसे मेथड को हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक मेथड बोलते हैं। तो उसके सर्टेन स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है जिसको हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, दूसरा स्टेप होता है जिसको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं, तीसरा स्टेप होता है एनालिसिस, चौथा स्टेप होता है मैथमेटिकल मॉडलिंग, फिफ्थ स्टेप होता है प्रिडिकेशन, सिक्स्थ स्टेप होता है वेरिफिकेशन, सेवेंथ स्टेप होता है थ्योरी, एट्थ स्टेप होता है लॉ। ये 8 स्टेप्स जो होते हैं, इसमें हम कोई नया नेचुरल फिनोमेना स्टडी करते हैं, और इस ऐसे स्टेप को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक मेथड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, साइंटिस्ट है, उसने कोई नया फिनोमेना नेचर में ढूंढा। कौन सा ढूंढा, कि एक मैटर है,
जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, अपने आप पोजीशन नहीं चेंज कर सकता, उसमें एबिलिटी नहीं है, इस प्रॉपर्टी जो इस मैटर की कंडीशन को चेंज नहीं करने देती, इसको हम इनर्शिया बोलते हैं। ये पेन अपनी पोजीशन अपने आप चेंज नहीं करेगी क्योंकि इसके पास एक प्रॉपर्टी है जो उसकी कंडीशन को चेंज नहीं करने देती। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? इनर्शिया बोलेंगे। तो पेन के पास क्या है? इनर्शिया है, अपनी पोजीशन अपने आप चेंज नहीं करेगी। उसके अलावा एक बॉडी मूविंग है, वो मूविंग बॉडी कभी भी अपने आप रेस्ट में नहीं आएगी क्योंकि उस मूविंग बॉडी के भी पास एक प्रॉपर्टी है जो उसको अपनी पोजीशन तब्दील करने से रोकती है। उस प्रॉपर्टी को भी हम क्या बोलेंगे? इनर्शिया बोलेंगे। मतलब कि मैटर जब भी कोई होता है वो अपने आप अपनी कैरेक्टरिस्टिक को तब्दील नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। अगर रेस्ट में होगा तो किस में रहेगा? रेस्ट में रहेगा। मोशन में होगा तो अपने आप मोशन में रहेगा। इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। तो हमने देखा कि मैटर अपनी आप पोजीशन तब्दील नहीं करता ड्यू टू इनर्शिया, पर हमने इसकी पोजीशन तब्दील करना चाहते हैं तो हम एक एजेंट अप्लाई करते हैं जो इसकी पोजीशन को तब्दील करे, यानी इसको रेस्ट में किससे आए, किस में ले जाए? मोशन में, और मोशन से किस में ले जाए? रेस्ट में ले जाए। तो ऐसे एजेंट को हम क्या कहते हैं? बेसिकली इस एजेंट को हम कहते हैं फोर्स कहते हैं। तो हमने देखा कि नेचर में कोई भी चीज़ अपनी आप कैरेक्टरिस्टिक तब्दील नहीं कर सकती। तो हमने क्या किया? फर्स्ट स्टेप ऑब्जर्वेशन किया कि वो अपने आप चीज पोजीशन नहीं तब्दील कर सकती। ये हमने क्या किया? ऑब्जर्वेशन। जो ऑब्जर्वेशन नॉलेज ऑब्टेन किया उसके बाद में हमने एक स्टेटमेंट बनाई कि इस बॉडी के पास क्या है? इनर्शिया है। वो इनर्शिया के जरिए ये बॉडी कभी मूव नहीं कर सकती। इसको हम एक एक्सटर्नली कोई एजेंट अप्लाई करते हैं जिसको हम फोर्स बोलते हैं, वो इसकी पोजीशन को क्या करेगा? तब्दील करेगा। इस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस। यानी जब भी हम नेचर में कोई नया फिनोमेना देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद ऑब्जर्व करके जो हमें नॉलेज ऑब्टेन हुई होती है उसके ऊपर हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस। तो फॉर एग्जाम्पल ये एक फिनोमेना है नेचर का जिसमें बॉडी अपने आप मूव नहीं कर सकती। हमने देखा ये कौन सा प्रोसेस किया हमने? ऑब्जर्वेशन। ये क्यों नहीं मूव कर सकती? क्योंकि इसके पास इनर्शिया है और मूव करवाने के लिए क्या जरूरी होता है? फोर्स। इस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस बोलते हैं। उसके बाद में हमने देखा कि ये जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, उसको हम चेक करते हैं। हाइपोथेसिस को चेक करते हैं। एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एनालिसिस बोलते हैं। ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में हम चेक करें कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एनालिसिस बोलते हैं। तो हम एनालिसिस करते हैं दो चीज़ों के बेसिस पे कि ये स्टेटमेंट जो हमने दी है इसमें जो चीज़ हम एक्सप्लेन करते हैं वो किस पे डिपेंड करती है और कितनी डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, कितनी डिपेंड करती है, इससे हमें पता चल जाता है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एनालिसिस बोलते हैं। तो हमने हाइपोथेसिस बनाई कि बॉडी अपने आप मूव नहीं कर सकती ड्यू टू इनर्शिया, और मूव करवाने के लिए कौन जरूरी होता है? फोर्स जरूरी होता है। तो हम इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए कौन सा प्रोसेस करते हैं? एनालिसिस। आपने देखा कि हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं ये इनर्शिया बॉडी के पास है। जितना बॉडी के पास मास ज्यादा होता जाएगा उतनी बॉडी के पास मूव करने की टेंडेंसी भी क्या होती जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, यानी अपोजिशन वो ज्यादा शो करेगी। यानी इसके पास जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा इसके पास क्या होगी? इनर्शिया होगी। मतलब इस मास के कारण ही इसके पास क्या है? इनर्शिया है। अगर हम इसको फोर्स अप्लाई करेंगे इस मास को तो इसमें एक प्रॉपर्टी आ जाएगी जिसको इसको मूव कराएगी या मूव करने से रोकेगी। वो प्रॉपर्टी, वो एजेंट क्या है? फोर्स है। और जो रोकेगी उसकी स्पीड को तब्दील करेगी वो क्या होती है? एक्सीलरेशन होती है। मतलब हमने देखा कि स्टेटमेंट में जो इनर्शिया है वो डिपेंड करता है किस पे? मास पे। और फोर्स जो होता है हम मास पे अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या आती है? एक प्रॉपर्टी जिसको हम एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो बेसिकली ये जो फोर्स होता है दो चीज़ों पे डिपेंड होता है, एक मास और दूसरा एक्सीलरेशन पे। और सर इनर्शिया किस पे डिपेंड होती है? सिर्फ मास पे डिपेंड होती है। तो ये क्वांटिटी स्टेटमेंट में ये चीज़ किस पे डिपेंड होती है? ऐसी एनालिसिस को हम क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं। तो हमने ये कौन सी एनालिसिस की? क्वालिटेटिव, जिसमें हमने बताया कि जो मास है इनर्शिया है किस पे डिपेंड होता है? मास पे। फोर्स किस पे डिपेंड होता है? एक मास और दूसरा एक्सीलरेशन पे। ये जो हमने एनालिसिस की, एनालिसिस को हम क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं। उसके अलावा हमने देखा कि ये फोर्स मास और एक्सीलरेशन पे तो डिपेंड होता है,
आगे चल के हम इसको स्टडी करेंगे। ये मास और एक्सीलरेशन पे तो डिपेंड होता है, पर कितना डिपेंड होता है, डायरेक्टली डिपेंड होता है या इनडायरेक्टली डिपेंड होता है। तो इस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंस वाले एनालिसिस को हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं। ऐसे एनालिसिस जिसमें हम देखें ये जो क्वांटिटी हमने देखी क्वालिटेटिव एनालिसिस से, ये कितनी किस पे डिपेंड हो रही है, ऐसे एनालिसिस को हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, तो हमने क्वांटिटेटिव एनालिसिस की तो फोर्स, मास और एक्सीलरेशन डायरेक्टली किस पे इफेक्ट करते हैं, फोर्स पे। तो जब भी हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमको कौन सा इफेक्ट मिलेगा, फोर्स का इफेक्ट मिलेगा। तो इस एनालिसिस को हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जब हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, रिलेशन देख देते हैं, तो उसके बाद हम एक फार्मूला बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग। ऐसा प्रोसेस जिसमें हमने ओवरऑल जो फिनोमेना देखा, ऑब्जर्वेशन से, हाइपोथेसिस से, एनालिसिस से, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कितना डिपेंड कर रहा है, इन ओवरऑल चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक फार्मूला करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग। हमने देखा कि जो फोर्स होता है बेसिकली दो चीज़ों पे डिपेंड होता है, एक मास और दूसरा एक्सीलरेशन पे। जब भी हम मास और एक्सीलरेशन को हमने फार्मूला, ये डायरेक्टली डिपेंड होता है, ये एनालिसिस कौन सी की, क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। तो उसके बाद हमने फार्मूला जनरल बनाया जिससे हम इसको एक्सप्लेन कर सकेंगे। वो फार्मूला क्या होगा, वो होगा F = ma। यानी जब भी हम मास और एक्सीलरेशन को, इनर्शिया और एक्सीलरेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा। यानी फोर्स जब भी हम किसी मास पे अप्लाई करते हैं तो उसके पास क्या आती है, एक्सीलरेशन। ये ओवरऑल हमने फिनोमेना एक्सप्लेन कर दिया। अगर फोर्स में मास होगा तो उसके पास इनर्शिया होगा। अगर कोई एजेंट उसमें एक्सीलरेशन पैदा करेगा तो वो एजेंट कौन सा होगा, फोर्स होगा। इस प्रोसेस में ओवरऑल फिनोमेना हमने एक्सप्लेन कर दिया। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग बोलते हैं। तो जब भी मैथमेटिकल मॉडलिंग से हम कोई फार्मूला बनाते हैं, उसके बाद हम प्रिडिकेशन करते हैं कि अगर हम इतनी एक्सीलरेशन डालेंगे तो इतना फोर्स लगेगा, अगर इतना मास होगा, इतनी एक्सीलरेशन होगी तो तकरीबन इतना फोर्स लगना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, प्रिडिकेशन करते हैं कि ये करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग के बाद में जो हमने फार्मूला बनाया है उससे हम क्या करते हैं, प्रिडिकेशन करते हैं। प्रिडिकेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मास जो होगा वो 2 kg होगा, उसके अलावा जो एक्सीलरेशन है वो 2 मीटर/सेकंड², ये आगे चल के हम इसकी यूनिट भी स्टडी करेंगे, ये होगी। तो क्या होगा, ओवरऑल फोर्स कितना होगा, 4 न्यूटन। ये हमने प्रेडिकेट किया कि इतना 4 न्यूटन फोर्स लगेगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, प्रेडिकेशन। अगर वाकई में ये इतना लगता है तो ओवरऑल हमारा जो भी प्रोसेस है वो क्या है, करेक्ट है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, चेक करेंगे ये प्रेडिकेशन से जो रिजल्ट आ रहा है ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। इन इंस्ट्रूमेंट से इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेरिफिकेशन बोलते हैं। तो जब भी हम नेचर में कोई नया फिनोमेना जो मैटर से या एनर्जी से रिलेटेड होता है उसको एक्सप्लेन करते हैं इस मेथड से, जिसको हम साइंटिफिक मेथड बोलते हैं, जिसमें पहले हम क्या करते हैं, उस फिनोमेना को देखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, देखकर जो नॉलेज ऑब्टेन हुई उससे बेसिस पे स्टेटमेंट बनाते हैं, हाइपोथेसिस करते हैं। जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसमें जो क्वांटिटी एक्सप्लेन करते हैं वो कौन कौन सी होती हैं, वो क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है, और कितना डिपेंड करती हैं वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है। जब क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर देते हैं उसके बाद हम क्या बनाते हैं, एक फार्मूला जिसमें ओवरऑल इस फिनोमेना को हम एक्सप्लेन करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग। जब फार्मूला बन जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रेडिकेशन। अगर मास इतना होगा, एक्सीलरेशन इतना होगा तो फोर्स इतना लगना चाहिए बॉडी के पास, इतना बस बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगा तो इतनी एक्सीलरेशन पैदा होगी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेशन। अगर ये ट्रू है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, वेरिफिकेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन हो गया, वेरीफाई हो गया। अगर वेरीफाई हो गया तो ओवरऑल ये जो स्टेटमेंट हमने बनाई है, हाइपोथेसिस, ये ट्रू है क्योंकि हमने एनालिसिस की, मैथमेटिकल मॉडलिंग की और प्रेडिकेशन की, उसके बाद वेरिफिकेशन की, हमारी हाइपोथेसिस करेक्ट निकली। इसके लिए हाइपोथेसिस, ये अब हाइपोथेसिस नहीं रहती, करेक्ट हो जाती है। और करेक्ट हाइपोथेसिस को हम क्या बोलते हैं, थ्योरी बोलते हैं। तो ये एक थ्योरी बन गई। अगर ऐसे मास इतना होगा, फोर्स इतना होगा, मास इतना होगा तो एक्सीलरेशन इतनी आएगी, ये एक थ्योरी बन गई। अगर ये हर जगह पर वैलिड है तो ऐसी थ्योरी को हम क्या बोलते हैं,
लॉ बोलते हैं। तो ये एक लॉ है, इस लॉ को हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। ये लॉ बोलता है कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके पास एक्सीलरेशन आती है, और ये जो फोर्स होता है बेसिकली बराबर होता है मास और एक्सीलरेशन से। इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। तो ये सेकंड लॉ है, न्यूटन ने सेकंड लॉ दिया। कैसे दिया, नेचर में उसने फिनोमेना देखा कि बॉडी जो रेस्ट में होती है ड्यू टू इनर्शिया, और एजेंट कौन होता है जो उसको मूव कर जाता है, वो कौन सा होता है, फोर्स। ये रेस्ट में होती है या मोशन में होती है, ड्यू टू रेस्ट या मोशन में होती है, वो हमेशा रहती है। उसने क्या किया, हाइपोथेसिस ऑब्जर्वेशन की, उसके बाद में इसने एक स्टेटमेंट दी, ये अपने आप मूव नहीं कर सकती रेस्ट में, मूव से अपने आप में रेस्ट में नहीं आ सकती ड्यू टू इनर्शिया। इसको मूव कराने के लिए कौन सी चीज चाहिए, फोर्स। जब हाइपोथेसिस लगाई उसने, तो उसके बाद में उसने क्या किया, एनालिसिस की। ये जो मैंने हाइपोथेसिस दी है, ये इसमें जो चीजें हैं, किस पे कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व हैं, इस एनालिसिस को क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। और कितनी आप एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं। जब उसने क्वांटिटेटिव एनालिसिस की, तो उसने एक जनरल फार्मूला बनाया जिससे ओवरऑल इसने फिनोमेना को एक्सप्लेन किया। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग। उसके बाद में इस फार्मूला से उसने प्रिडिकेशन की कि अगर फोर्स इतना होगा, मास इतना होगा, तो एक्सीलरेशन इतनी आनी चाहिए। इस प्रोसेस को प्रिडिकेशन कहते हैं। ये ओवरऑल फोर्स अगर सही आता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेरिफिकेशन। तो वेरीफाई हो गया, इतना ही फोर्स आता है, तो अगर वेरिफिकेशन हो गई तो ये हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऐसी हाइपोथेसिस जो करेक्ट हुई होती है, एनालिसिस, मैथमेटिकल मॉडलिंग, प्रिडिकेशन और वेरिफिकेशन से, ऐसी हाइपोथेसिस को हम क्या बोलते हैं, थ्योरी। अगर ये हर जगह पे करेक्ट है तो इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ बोलते हैं। तो इस ओवरऑल स्टेप्स को कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक मेथड, जिसमें हम एक फिनोमेना पढ़ते हैं, उस फिनोमेना को पढ़ के हम एक फार्मूला में कन्वर्ट करते हैं। मतलब कि फिजिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं, नेचर और उसके लॉस की। नेचर में मैटर और एनर्जी के बाबत स्टडी करते हैं, रिलेशन इंटरकन्वर्शन के बाबत स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लॉस। इस स्टडी को हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। और इस फिजिक्स के जो फिनोमेना होते हैं, जिसमें हम लॉस बनाते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं फार्मूला से, उसको हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें ये 8 स्टेप होते हैं जिसको कंबाइन करके एक साइंटिफिक मेथड कहते हैं, जिसपे हम नेचर का कोई भी फिनोमेना एक्सप्लेन करते हैं। और एक्सप्लेन बेसिकली किससे करते हैं, एक फार्मूला से करते हैं। ठीक है, इस स्टडी को हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक मेथड, जिससे हम किसकी स्टडी करते हैं, फिजिक्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स में हमने देखा कि साइंटिफिक मेथड के आखिर में क्या आता है, लॉज आते हैं। हमारे फिजिक्स में बहुत सारे लॉज होते हैं, पर थ्योरीज भी होती हैं। ये जो थ्योरी होती हैं फिजिक्स में, फॉर एग्जाम्पल पहले एक थ्योरी आई थी, जिस थ्योरी को हम न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट बोलते हैं। ये थ्योरी न्यूटन ने दी थी। उसने बताया था कि जो लाइट होती है एक स्मॉल पार्टिकल के फॉर्म में ट्रेवल करती है, उस स्मॉल पार्टिकल को हम कॉर्पस्कल्स बोलते हैं। इस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट बोलते हैं। तो सब लोगों ने इस थ्योरी को माना था, क्योंकि न्यूटन एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था अपने फिजिक्स के एरिया का। इसलिए हर एक साइंटिस्ट ने माना कि जो लाइट होती है एक पार्टिकल के फॉर्म में ट्रेवल करती है। इस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट बोलते हैं। और उसके बाद दूसरी थ्योरी आई, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, जो हाइजन ने दी थी। इसमें हाइजन ने बताया था कि जो लाइट होती है पार्टिकल के फॉर्म में नहीं, बल्कि एक वेव के फॉर्म में, ट्रफ और क्रिस्ट के फॉर्म में क्या करती है, आगे चलती है, मूव करती है, यानी वेव के फॉर्म में चलती है। इस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, वेव थ्योरी ऑफ लाइट बोलते हैं। उसके बाद में एक और थ्योरी आई जो बताती है कि जो लाइट होती है, एनर्जी जो होती है बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में जो होती है बेसिकली चलती है। ऐसी वेव्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। तो लाइट बेसिकली क्या होती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। और इस कॉन्सेप्ट को हम मैक्सवेल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। मैक्सवेल कॉन्सेप्ट के बाद में एक दूसरा कॉन्सेप्ट आया जो एक्सप्लेन करता है कि लाइट जो होती है बेसिकली एक पार्टिकल नेचर रखती है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। उसके बाद में एक दूसरी थ्योरी आई, दूसरा कॉन्सेप्ट आया जो बताता है कि एनर्जी, लाइट ना तो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, ना तो एनर्जी के फॉर्म में ट्रेवल करती है। इसके पास दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं,
ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट बोलते हैं। तो फिजिक्स में बहुत सारी थ्योरी आती हैं, पर हम किसी भी थ्योरी को इनकरेक्ट नहीं करते, हम थ्योरी को वेलकम करते हैं कि थ्योरी जो होती है, जो भी साइंटिस्ट थ्योरी पेश करता है तो हम उस थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं। मैं भी जो पुराना साइंटिस्ट है उसने कंप्लीटली डिफाइन नहीं किया था, आगे चल के उसको ज़्यादा डिफाइन करेगा साइंटिस्ट। इसलिए नेचर में, फिजिक्स में बहुत सारी थ्योरीज होती हैं जो हम स्टडी करते हैं, पर कोई भी थ्योरी को हम इनकरेक्ट नहीं बोलते, ये थ्योरी को हम वेलकम करते हैं, क्योंकि कुछ थ्योरी में मिस्टेक होती हैं जो आगे चल के करेक्ट होती हैं। इसलिए जो भी थ्योरीज होती हैं उनको हम रॉन्ग नहीं कहते, वो करेक्ट होती हैं। और हम हर एक थ्योरी को क्या करते हैं, एडॉप्ट करते हैं, पढ़ते हैं और उससे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं किसके, मैटर और एनर्जी के। पर लॉज होते हैं वो हर जगह पे क्या होते हैं, वैलिड होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है साइंटिफिक मेथड, जिसमें हम किसकी स्टडी कर सकते हैं, फिजिक्स की स्टडी कर सकते हैं। तो फिजिक्स में तो बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना होते हैं मैटर और एनर्जी से रिलेटेड, उसको फार्मूला में कन्वर्ट करने वाले प्रोसेस को साइंटिफिक मेथड हमने पढ़ा। पर हम जब भी को नेचर के ये फिनोमेना देखते हैं, साइंटिफिक मेथड के जरिए उसका फार्मूला बनाते हैं, तो बहुत सारे फिनोमेना नेचर में हम ऑब्जर्व करते हैं। तो ये बहुत सारे जो फिनोमेना होते हैं, हम उसको एक ही कॉन्सेप्ट से डिफाइन करना चाहते हैं। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, यूनिफिकेशन। यानी यूनिफिकेशन एक फिनोमेना होता है जिसमें हम नेचर के फिनोमेना को स्टडी करते हैं और स्टडी करना चाहते हैं एक ही कॉन्सेप्ट से। ऐसे कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, यूनिफिकेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, दुनिया में हर एक मैटर दूसरे मैटर को अट्रैक्ट करता है, एक फोर्स है, जिस फोर्स को आगे चल के हम पढ़ेंगे क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। उसके अलावा ये जो प्लैनेट्स होता है दूसरे प्लैनेट के आसपास मूव करता है, उसके सराउंडिंग में क्या करता है, ट्रेवल करता है, मूव करता है फोर्स की वजह से, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ये पेन अर्थ के पास जा रही है, किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो पेन को अर्थ के पास जाना, मास को अट्रैक्ट करना, प्लैनेट्स को मोशन करना, ये कौन सा लॉ होता है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है। तो हमने ये तीनों फिनोमेना स्टडी करे एक कॉन्सेप्ट से, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, यूनिफिकेशन बोलते हैं। यानी फिजिक्स में हम जब भी नेचुरल फिनोमेना पढ़ते हैं, बनाते किससे हैं, साइंटिफिक मेथड से। पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी फिनोमेना होते हैं उसको एक ही कॉन्सेप्ट से डिफाइन करना चाहते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, यूनिफिकेशन बोलते हैं। अर्थ पेन को अट्रैक्ट कर रही है, एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट कर रहा है, प्लैनेट्स एक दूसरे के आसपास मूव कर रहे हैं, ये कौन से फोर्स से मूव करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स से मूव करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, यूनिफिकेशन बोलते हैं। उसके अलावा नेचर में जो फिनोमेना होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेप कवर करते हैं, हम उसको ऐसे ही डिफाइन नहीं कर सकते, तो हम उस लार्ज फिनोमेना को स्मॉल स्टेप्स में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनिज्म बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं कि हम वाटर से एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बनाना, ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हम वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस होता है, इसको हम स्मॉल स्टेप से में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहले हम पहाड़ से वाटर को गिराते हैं डाउनवर्ड, और उसके रास्ते में एक पंखा रख देते हैं जिसको हम टरबाइन बोलते हैं। जब टरबाइन रोटेट होती है तो उस टरबाइन को हम कनेक्ट करते हैं जनरेटर से। टरबाइन रोटेट होगी तो क्या स्टार्ट होगा, जनरेटर, और जब जनरेटर स्टार्ट होगा तो उसकी वजह से चार्जेस पैदा होंगी। आगे चल के हम एक लॉ स्टडी करेंगे, उस लॉ को हम फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। उसमें हम स्टडी करेंगे कि जब भी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड तब्दील होती है तो क्या बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। तो हमने पहले क्या किया, पहाड़ से पानी नीचे गिराया, उसके रास्ते में टरबाइन लगाया, टरबाइन ने किसको स्टार्ट किया, जनरेटर को। जनरेटर जब रोटेट हुआ, उसके आसपास मैग्नेट थे, मैग्नेट की फोर्सेस तब्दील हुए, उसने क्या जनरेट की कि इलेक्ट्रिक चार्जेस, और इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव करने लगे और क्या पैदा हुई, इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुई। ये इतना बड़ा फिनोमेना है जिसमें वाटर से हमने इलेक्ट्रिसिटी बनाई, डायरेक्टली नहीं बनाई, इसको हम स्मॉल स्टेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनिज्म बोलते हैं। तो ऐसी ब्रांच फिजिकल साइंस की जिसमें हम नेचर की स्टडी करें, उसके लॉस के बेसिस पे उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। नेचर में मैटर, एनर्जी, उसके रिलेशन, इंटर कन्वर्शन स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन लॉज। और ये बहुत फिनोमेना हम बनाते हैं किससे,
साइंटिफिक मेथड से, और फिजिक्स को आसानी से समझने के लिए हम उसको एक ही कॉन्सेप्ट से डिफाइन करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफिकेशन। और फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसको हम स्मॉल स्मॉल कॉन्सेप्ट में डिवाइड करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनिज्म बोलते हैं। तो ओवरऑल स्टडी क्या होती है, बेसिकली फिजिक्स होती है। थैंक यू वेरी